हवस और प्यार में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि इनको यह समझ में नहीं आता कि हमारे रिश्तों की गरिमा क्या है, हमारे रिश्तों की अहमियत क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। औरत अपने हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि उसको रिश्तों की कोई परवाह नहीं रहती और इसके बाद इसके खौफनाक खेल होता है। एक कत्ल होता है और जब कत्ल की गूंज पुकारे इलाके में आती हैं, लोगों के सामने आती हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और एक बार भी सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप भी भयभीत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है, कई लोग शायद हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत मौर्य। दरअसल यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद में एक परिवार रहता है। उस परिवार की एक तरह से कहिए तो मुखिया एक महिला होती है जिसका नाम मंजू होता है। इनके दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम सौरभ होता है जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। दूसरे बेटे की लगभग 23 वर्ष होती है और बेटी सोनी जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है। इसके पति इस दुनिया में नहीं होते। तो जो मंजू होती है बड़ी कड़ी मेहनत मकद्दर करके एक छोटी सी कंपनी में काम करती है। इसके बाद अपने बच्चों को परवरिश देने की कोशिश करती है और इस समय भी लघु ठीक ही चलता है। बच्चे अच्छा खासा पढ़ लिख लेते हैं और जो है कि इसका बड़ा बेटा सौरभ अब पढ़ाई लिखाई पूरी करके यह भी सोचता है कि किसी कंपनी में कोई काम किया जाए ताकि माँ को थोड़ा सा आराम मिल सके। माँ हमारे बचपन से ही पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आ गई है। अगर हम लोग कुछ करने लगेंगे दोनों भाई तो ज़रूर हमारे घर का जो है कि हालत भी सुधर जाएगा और माँ की स्थिति भी सुधर जाएगी। माँ को थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। अभी ये जो सौरभ एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगता है। इसी बीच एक बिचौली आता है और बिचौलिया इस मंजू से कहता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, अब कामकाजी भी हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। मंजू कहती है, वह कहती है बिचौलिया से कि मैं भी इस बात को सोच ही रही थी कि बेटी की शादी कर दी जाए ताकि घर में वह बहू आ जाए तो मैं थोड़ा सी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। तो यह घटना इसी तरह से समझिए तो घरेलू है। अभी जो रहती है उस बिचौलिए की मदद से कुछ ही दूर के एक इलाके की एक लड़की जो बिचौलिया बताता है जिसकी नाम काजल होता है। काजल की उम्र लगभग 21 साल की होती है। अब बिचौलिया उसके काजल के माता पिता से बात करवाता है। इसके बाद मंजू के बेटे यानी कि सौरभ से काजल का विवाह हो जाता है। काजल घर आ जाती है। अब उस घर में मानो खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी सब सौरभ को यह लगा था कि यहाँ अपने शहर में काम करने से बड़ी ही कि कहीं बाहर जाकर चला जाऊँ जहाँ से अच्छे पैसे कमा सकूँ तो घर द्वार भी बढ़िया बन जाएगा और जो हमारा भाई आगे बढ़ जाएगा। बहन पढ़ रही है, क्यों ना मैं बाहर शहर में जाऊं जिससे हमारा परिवार है कि अच्छे से रह सके। अपने माता पिता से बात करता है, अपनी पत्नी काजल से बात करता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे दूसरे शहर जाना चाहिए। इसके बाद बात करके वह मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर कंपनी में जॉब करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और वहाँ से एक महीने बाद ही वह पैसे भी भेजने लगता है क्योंकि जो उसके कंपनी में काम मिलता है अच्छी पोस्ट पे मिलता है, पढ़ा लिखा लड़का रहता है और बढ़िया काम मिल जाता है, बढ़िया पैसे मिलने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब इधर जो है कि घर पे मंजू और उसकी बेटी सोनी और बेटा रवि यह व्यक्ति रहते हैं। 4 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। जो काजल होती है बिल्कुल हँसमुख स्वभाव की होती है, हमेशा हंसती रहती है और मजाक स्वभाव की होती है, हमेशा
मजाक करती रहती है, कभी कभी रवि से, यहाँ तक कि अपनी सासू माँ से भी। बाकी ये जो मंजू होती है अभी भी कंपनी में जॉब करती है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और रवि अपने कॉलेज चला जाता है। यह जो सोनी होती है पढ़ने चली जाती है। अब घर में अकेले काजल दिन भर जो है कि काजल अकेली रहती है। अब इसी बीच एक अलग ही काम शुरू हो गया है, एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया है। ये रवि कॉलेज से दोपहर में यह अक्सर आ जाता है और जब आ जाता है तो काजल की जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं उसी से मंगवाती है, चाहे खाने की पीने की चीज़ें हों, चाहे सजने सजने की चीज़ें हों। और रवि से हमेशा लगी रहती है, मजाक स्वभाव से उसे मजाक करती रहती है। अभी मजाक ऐसे बढ़ता है कि धीरे धीरे इतनी नज़दीकी बढ़ने लगती है और जब नज़दीकियाँ एक बार बढ़ती है तो यह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अपने ही घर के भीतर यह सब और उसकी भाभी ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और अपने घर के भीतर यह दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। एक बार यह सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे समय चल रहा होता है। अब महीने दर पर दर बीत रहे हैं। अब काजल को भी अपने पति की ज़्यादा याद नहीं आती क्योंकि उसका झुकाव तो अब रवि की तरफ से हो गया है। सौरभ को कभी कभी फ़ोन पर बात करती और ज़्यादा बात नहीं करती तो कहती है, मैं सोचती हूँ आप काम काज कर रहे हो तो क्या डिस्टर्ब करना। मैं माजी के साथ और सोनू और रवि के साथ बहुत ही खुश हूँ। अब उसकी खुशी को देखकर सौरभ भी मन से लगाकर काम करता है। चलो हमारी पत्नी कम से कम खुश तो है, हम मन लगाकर काम कमाएंगे, रुपए कमाएंगे तो घर का जो है कि माहौल अच्छा हो जाएगा। समय कट रहा होता है। अब उसे क्या पता कि उसके ना रहने में, उसके गैर मौजूद में उसकी पत्नी उसी के भाई के साथ रंग रलियां बना रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। एक दिन दोपहर का समय होता है। जैसे रवि कॉलेज से आता है, काजल रहती है उसको मजाक स्वभाव में खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में जब लेकर जाती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों जैसे ही शुरू करते हैं उसी समय ये जो सोनी होती है उस दिन उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। वो भी कॉलेज से जल्दी घर आ जाती है। जब आती है तो नज़ारा देखती है, उसकी जो भाभी काजल वो निर्वस्त्र है और जो भाई रवि है वो निर्वस्त्र होता है। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में, और जब इस नज़ारे को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इनकी रोज़ की आदत थी और अभी दरवाज़ा बंद किया ही था। घर में कोई आने जाने वाला नहीं था और जो काजल होती है उसको भी रोज़ की आदत रहती है। वो भी इस बात का ध्यान नहीं देती कि कौन आ जाएगा, कोई आता ही नहीं था घर पे। माजी उसकी जो है कंपनी में रहती थी, सोनी कॉलेज में रहती थी। अब अचानक से जब सोनी आ जाती है, इस नज़ारे को देखती है तो मजाक में काजल कहती है कि ननद जी आप देख क्या रही हो, आप भी आ जाओ, बड़ा मज़ाक आएगा। जब ऐसा कहती है तो यह सोनी होती है, वो लगभग 16 से 17 वर्ष की होती है। वो अभी सारी बात को समझती है। अब वहाँ से वो सीधे पलटती है और अपने माँ के पास कंपनी चली जाती है और जाके भाई की सारी हरकतें बयां करती है कि कैसे कैसे रवि और काजल घर के भीतर कुछ ऐसा कर रहे हैं भैया के ना रहने पर। इसके बाद जो है कि मंजू भी बड़ी नाराज़ होती है। मंजू काजल के साथ शाम के वक्त वापस आती है और इधर जो है कि रवि को भी पता रहता है कि बहन जान गई है, माँ से कह दी होगी। काजल भी जान जाती है। अब दोनों की नज़रें मंजू से मिल नहीं पा रही थी, पर मंजू आती तो दोनों को बहुत फटकार लगाती, बहुत डांटती, लेकिन समझाती है, कहती है कि सौरभ अगर इस बात को जानेगा तो उसे बड़ा ही दुख होगा कि मैं अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ प्रदेश में सबके लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ
और मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। तमाम तरह की बातें बताती है। बाकी अब जिसको कहते हैं कि मुंह अगर जो खून लग जाए तो छूटने का नाम ही नहीं लेता, वैसे ही उसकी जो लत लग गई थी वह छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी मंजू को समझाने के बावजूद भी अब यह लोग इस काम को सावधानी बरत के करने लगे हैं। अक्सर अब जब भी सोनी नहीं होती, जब ये मंजू नहीं होती, तो दोनों संबंध बनाते। धीरे धीरे अभी सिलसिला लगातार चल रहा था। अब कुछ 1 साल का समय बीतता है तो यह सौरभ एक दिन फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे कंपनी से छुट्टी मिलनी है। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने आके घर पर रहूँ। जो है कि परिवार में गुजार इससे मंजू भी बड़ा खुश होती है और सोनी भी बड़ी खुश होती है और साथ में रवि भी खुश होता है। अब सौरभ एक दिन घर आ जाता है और घर आ जाने के बाद जब घर आता है तो जो उसकी पत्नी रहती है काजल, वो बिल्कुल खुश नहीं होती कि हमारा पति आया क्यों, क्योंकि काजल कहीं ना कहीं अब यह लगने लगा है कि रवि के बिना मैं नहीं रह सकती, क्योंकि रवि की आदत पड़ चुकी रहती है। अब इस बात से वह परेशान रहती है कि आखिर मैं रवि से मिलूं तो मिलूं कैसे। घर छोटा है, पति घर पर रहेगा, मंजू, सोनू और कहीं सोनी ने जो वाक़या हुआ था वो बता ना दे अपने भाई से। अब इसी बात के बस में हमेशा उदास रहती थी। एक एक दिन सौरभ पूछा भी कि किस बात से कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो बताओ। बाकी जो मंजू होती है कुछ बताती नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब ये जो रवि होता है ये एक दिन कॉलेज से आता है, दोपहर का समय रहता है। मंजू कहती है कि आज से जो कई दिन हो गए हमारे मन की हसरतें पूरी कर दो। तो रवि है वो कतराता है, कहता है भैया घर पे हैं, बाहर गए हुए हैं, कब आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब मंजू झल्ला सा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और इसके लिए कुछ करना होगा। यही से एक दिन दोनों मिलने के एक साजिश रचते हैं और यह जो लड़का है रवि, यह मार्केट जाता है और कुछ नशे की गोलियां लाता है। इसके बाद मंजू को दे देता है और कहता है कि ऐसा करो, तुम भैया को किसी तरह खिला देना, किसी भी चीज़ में लिपेट कर पिला देना या फिर घोल कर पिला देना। इसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। इसके बाद काजल बड़े ही प्यार से खाना उस दिन बनाती है और अपने पति को बड़े ही प्यार से खिलाती है और उस दवा को मिला के, और जैसे ही सौरभ रात को सोने जाता है उसको गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि दवाइयाँ का डोज इतना ज़्यादा रहता है कि तुरंत सो जाता है। तो दोनों मिलकर एक कपड़े से उसके गले को घोंटते हैं और जब वो मर जाता है इसके बाद उसको एक बोरी में भरते हैं और रात के अंधेरे में दोनों मिलके अपने बहन से और अपनी माँ से छिप छिपा के उस डेड बॉडी को उठाते हैं। पास में कुछ दूर नाला रहता है, उसी नाले में डाल देते हैं। अगले दिन की सुबह होती है तो जो मंजू होती है अपने मुँह काजल से पूछती है कि यह बताओ कि सौरभ का अता पता नहीं है, सुबह सुबह उठ के कहीं चला गया है। तो यह जो काजल रहती है मंजू से कहती है कि ऐसा है माँ जी, हमें तो लगता है कहीं बाहर ना चले गए हो। बार बार मुझे कह रहे थे कि कंपनी से फ़ोन आ रहा है। बाकी मंजू को यह बात जमती नहीं है, उसको समझ में नहीं आता आखिर जाएगा बेटा तो ज़रूर बता के जाएगा। अब दिन भर इंतज़ार करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, फ़ोन लगाती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वह थाने जाती है और सौरभ के बारे में बताती है कि बेटा सुबह से घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा 24 घंटे हो जाने दीजिए तो कुछ हम लोग कार्रवाई करेंगे, तब तक हो सके कहीं गए हो तो आ जाए। बाकी अब वो दिन बीत जाता है, अगला दिन आ जाता है, सौरभ का कुछ अता पता नहीं है। अब
पुलिस वाले FIR लिखते हैं और सौरभ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसकी कंपनी तक फ़ोन करते हैं। कंपनी में पता चलता है कि वो छुट्टी पे गया हुआ है। घर पे अब पुलिस वाले हैरान हैं, परेशान हैं कि अपने घर से भीतर से गया तो गया कहाँ। नंबर जो है वो बंद आ रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रही है, कोई दुश्मन समझ में नहीं आ रहा है। पूछताछ के ज़रिए रवि से पूछा गया कि उसकी माँ से पूछा गया, कुछ नहीं पता चलता है। तो यह सोनी होती है, चौथे दिन थाने में जाती है और कहती है कि मुझे तो शक है कि मेरे भैया रवि और मेरी भाभी काजल ने मिलकर मेरे भैया को गायब कर दिया है। जब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तुरंत ही एक्शन लेते हैं और इस काजल को रवि को उठाते हैं और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ जब करते हैं तो सारा मामला निकल के सामने आ जाता है कि अपनी हवस के आगे थोड़ा सा खुशी पाने के लिए एक पत्नी ने अपने पति की जहर खिला करके इसके बाद दोनों मिलके उसका कत्ल किया, बोरी में भर के ले जाकर नाले में फेंक दिए। जब इस मामले का खुलासा होता है तो पुलिस की एक टीम नाले पर पहुंचती है और वहां से बोरी को निकालती है। जब बोरी को निकालती है तो बोरी खोली जाती है तो पता चलता है कि सौरभ उसी में मरा पड़ा है, 3-4 दिन से सड़ रहा है। अब इन दोनों को तो जेल के सलाखों के भीतर डाल दिया गया है, बाकी एक माँ से एक बेटे को छीन लिया गया है। अब शायद दोनों जेल के सलाखों के पीछे हमेशा के लिए चले गए। और इतना घिनौना कांड एक भाई अपने भाई के साथ कर दिया। इस हवस में चलते तो लोग अपने रिश्तों की गरिमा को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भाई के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने पिता के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हैं। लोगों को यह समझ में नहीं आता। लोग इतने अंधे हो जाते हैं, हवस में इतने पागल हो जाते हैं। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप लोगों की क्या राय है इस घटना पर? आप लोगों की क्या सलाह है, क्या मशवरा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।